हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूपिड लर्नर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसीजर देखा था और आज के इस लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। हालांकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो आइडियाज हैं वो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, पर फिर भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाते हैं। इन्हीं फीचर्स को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में डिवाइडेड है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 470 से ज्यादा आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 22 पार्ट्स हैं। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इतना लेंदी होने के पीछे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर अलग अलग रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी, लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो इन सभी वर्गों के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, जिस वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा लेंदी डॉक्यूमेंट बन गया है। अब इसका अगर हम दूसरा रीजन देखें तो दूसरा रीजन ये है कि जैसे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत सारे एक्ट्स डिस्कस किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे बहुत सारे एक्ट लाए गए थे। उन एक्ट्स में जो जो प्रोविजंस थे उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। और जो तीसरा रीजन है वो ये है कि इंडिया जो कंट्री है वो बहुत सारे स्टेट को मिलाकर एक कंट्री बनाई गई है। और अब इन स्टेट के अपने अपने रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने रीजनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन सब को भी ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। और चौथा रीजन ये है कि जैसे कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जब हम क्रिटिसिज्म वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें बहुत ज्यादा जो थे लीगल बैकग्राउंड से मेंबर्स थे। अब लीगल बैकग्राउंड से मेंबर होंगे तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट तो लेंदी बनेगा ही। तो ये सारे रीजंस थे कि क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज्यादा लेंदी है। इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। न तो ये बहुत ज्यादा रिजिड है और न ही बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर ये बताता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड किया जा सकता है तो हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, जैसे कि है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता तो हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, जैसे कि है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं इसके एग्जाम्पल देखूं तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी का अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो जैसे कि कोई नया स्टेट बनाना है, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है या उसका नाम चेंज करना है, तो इसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया जा सकता है। यानी कि आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो इसमें क्या शो हो रहा है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल नेचर शो हो रहा है। और वहीं अगर मैं रिजिडिटी का एग्जांपल देखूं तो रिसेंटली जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया था, तो जीएसटी लागू करने के लिए ना उनके पसीने छूट गए थे। क्यों? क्योंकि पहले तो इन्हें पार्लियामेंट में ही इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना था। उसके बाद इसको पास करने के लिए इन्हें आधे से ज्यादा स्टेट की कंसेंट की भी जरूरत थी। अब इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो क्या है, बहुत ज्यादा टफ हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या शो कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के रिजिड नेचर को शो कर रहा है। और अभी रिसेंटली जीएसटी न्यूज में था। क्यों? क्योंकि जब जीएसटी को लागू किया गया था तब स्टेट गवर्नमेंट्स मान नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को उससे रिवेन्यू का लॉस हो रहा था। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा था कि आपको अगले 5 साल के अंदर, जब से हमने जीएसटी लागू किया है उससे अगले 5 साल के अंदर जितना भी रिवेन्यू लॉस होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। तो इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करने के लिए मान गई थी और जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। बट अभी 2-4 दिन पहले ये न्यूज आई है कि जो भी स्टेट को रिवेन्यू लॉस हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को नहीं दे रही है। वैसे अभी तो लॉकडाउन का भी टाइम चल रहा है और कोविड-19 की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है, जिस वजह से शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे अभी नहीं होंगे। तो देखना ये है कि जब ये हमारी इकोनॉमी पटरी पे आ जाती है तब क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपना वादा निभाती है या नहीं निभाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर ये है
कि जो हमारा संविधान है वो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो इंडिया कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है। हालांकि यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इस बात की आज़ादी है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट जो स्टेट है, स्टेट का अपना एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन नहीं होगा। रिलीजन के बेसिस पर इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उन पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ना ही उन पर रिलीजन से रिलेटेड कोई टैक्स लगाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट फीचर। इसका नेक्स्ट फीचर ये कहता है जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, और ये फीचर हमने लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, हमने स्टार्टिंग में जो पहला लेक्चर पढ़ा था ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि पार्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है इंडिया में। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या कहता है कि जो ये एग्जीक्यूटिव है ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बारे में डिटेल से जब हम पूरा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये सब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब चूंकि इंडिया बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर एक कंट्री बनाई गई है और पार्ट्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड हैं, जो कि क्या शो कर रहा है, गवर्नमेंट के फेडरल नेचर को शो कर रहा है। बट वहीं कुछ फीचर्स ऐसे हैं इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के जो कि इसके यूनिटरी नेचर को शो करते हैं, जैसे सिंगल सिटीजनशिप का होना और सेंटर और स्टेट में से कौन सुप्रीम है, सेंटर सुप्रीम है। इसीलिए ये इंडियन गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये बॉडी से तो फेडरल नेचर की है, बट इसके अंदर जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो यूनिटरी है। इसलिए इसे कहा जाता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसके बारे में डिटेल से हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। अब हालांकि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको इंडियन सिटीजनशिप के साथ साथ इन स्टेट्स की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है, जैसा कि यूएसए में होता है। यूएसए में आपको एक कंट्री यूएसए की सिटीजनशिप तो लेनी ही होती है, उसके साथ साथ आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे होते हैं आपको उसकी भी एक सिटीजनशिप चाहिए होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको एक सिंगल सिटीजनशिप चाहिए होती है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इमरजेंसी। कभी भी ऐसा होता है कि कोई अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, जैसे डिजास्टर का आ जाना, किसी महामारी का आ जाना या वॉर का हो जाना, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो सेंटर है उसको कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। वो पावर्स ये हैं कि सेंटर इमरजेंसी लागू कर सकता है। और जैसे कि आर्टिकल 352 में बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 356 में बात की गई है स्टेट इमरजेंसी की, और आर्टिकल 360 में बात की गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। इसके बारे में डिटेल से हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इन दोनों का जुडिशरी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। और इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है, जैसे कि हमारे जो इंडिया में जुडिशरी का सिस्टम पाया जाता है, जो सबसे नीचे लेवल पे कोर्ट होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके ऊपर पाए जाते हैं हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या है, आपस में ना जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड है। अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपका केस है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका कोई केस चला और आपको लगता है कि आपको उसके थ्रू कंप्लीट जस्टिस नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। अब ये स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए थे, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से हटा के एक लीगल राइट में डाल दिया गया था। हाँ, इसके साथ साथ जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, वैसे ही एक इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है, जैसे कि हमारे जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, वैसे डीपीएसपी हमारे सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इन सब के बारे में डिटेल से हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है 3 टायर गवर्नमेंट।
हमारे जो इंडिया है उसमें 3 टायर गवर्नमेंट पाई जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब। इसके साथ साथ एक फीचर ये भी है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो आइडियाज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स देखे, एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा फीचर है ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड है। तीसरा फीचर है जो इंडिया का स्टेट है वो एक सेक्युलर स्टेट है। चौथा, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पांचवा, इट इज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। छठा, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। सातवां, इंडिया में इमरजेंसी का भी प्रोविजन है। आठवां, इंडिया में इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजनशिप को फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ डीपीएसपी का भी प्रोविजन है। और इसके साथ साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थ्री टायर गवर्नमेंट है, जो कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे काम करती है। तो ये थे सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत सिंपल हैं, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के ना बैकग्राउंड में चल रहे थे। जैसे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर ये कैसे प्रोसीजर क्या था पूरा और फीचर्स देखे। जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब शुरू होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। जैसे जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का होगा। और यहाँ से लेक्चर थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि अभी तक तो हम बैकग्राउंड स्टोरीज पढ़ रहे थे कि हाँ क्या हुआ कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है और उससे रिलेटेड क्या क्या केसेस हैं, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।